आज की बायो की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको कोशिका या ऑर्गेनिज्म के मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊंगी। उसमें जो है सबसे पहला अपन तारक काय को पढ़ेंगे। तारक काय या सेंट्रोसोम जिसे कहते हैं, यह मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो है ये साधारणतया पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में, सभी प्रकार की जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। यह पादप कोशिका में एक या दो केंद्र की सघन संरचना है। इन दोनों केंद्र या एक केंद्र से बनी सघन संरचना को जो है केंद्र संरचना को तारक केंद्र कहते हैं और इनसे बनी संरचना को तारक काय कहते हैं। तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स जो है इनका व्यास 0.15 से लेकर के 0.35 यानी 1.15 टू 0.35 माइक्रोमीटर होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। ये साधारणतया जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तथा तारक केंद्रों से बनी संरचना तारक काय कहलाती है या सेंट्रियोल से बनी स्ट्रक्चर को सेंट्रियोसोम कहते हैं। अब इसकी संरचना के बारे में आएंगे तो हम देखते हैं कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम के द्वारा हम देखते हैं कि तारक केंद्र, ये एक केंद्र तारक केंद्र का एक डायग्राम है। इसमें देखते हैं कि ये मध्य का जो भाग है जिसको हम छड़ी या हब कहते हैं, इस हब से 9 डंडे निकले होते हैं जिनको हम स्पॉक कहते हैं। 9 डंडे, ये 9 डंडे निकले हैं। अरी डंडे निकले हुए हैं, अरी, और ये डंडे के ऊपर परिधि की ओर सूक्ष्म नलिकाओं का समूह, 3 सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है जिसे त्रिक समूह कहा जाता है यानी ट्रायोस ग्रुप। ये किसका है? सूक्ष्म नलिकाओं का त्रिक समूह है जो परिधि की ओर व्यवस्थित होता है। तिरछे रूप में परिधि की ओर सूक्ष्म नलिकाओं का जो है यहाँ पर व्यवस्थित क्रम है और यह व्यवस्थित क्रम जो है 3-3 के ग्रुप में 9 भागों में विभक्त होता है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका का व्यास जो है वो 250 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसकी भित्ति की मोटाई, सूक्ष्म नलिकाओं की भित्ति की मोटाई जो है वो 45 एंगस्ट्रॉम होती है और इस भित्ति में इसकी सूक्ष्म नलिका की दीवार में जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन, कुछ वसा, कुछ एटीपीएस एंजाइम के 13 तंतु बने होते हैं। यानी एक सूक्ष्म नलिका में 13 तंतु पाए जाते हैं और प्रत्येक डंडे पर 3-3 के समूह में सूक्ष्म नलिकाएं व्यवस्थित होती हैं जिसे हम त्रिक समूह या ट्रायोस ग्रुप कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ये व्यवस्था, ये क्या है? केंद्र की व्यवस्था है। अब इसके चारों ओर ये मेम्ब्रेनलेस है। ये जो सेंट्रियोल है मेम्ब्रेनलेस है, लेकिन एक चारों ओर घेरा हुआ भाग होता है जिसे परिकेंद्र या सेंट्रियोस्फीयर कहा जाता है और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे परिद्रव्य या सेंट्रोप्लाज्म जिसको कहा जाता है, ये इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है और इसमें जो है जो संरचना बन जाती है वो एक व्हील, बैलगाड़ी का व्हील होता है और गोल व्हील
जिसमें इस तरह से डंडे निकले होते हैं, सेम उसी तरह से इसकी संरचना होती है, यानी कि बैलगाड़ी के व्हील के समान तारक काय की संरचना होती है। अब आता है नेक्स्ट इसमें फंक्शन। फंक्शन या कार्य, तारक काय के कार्य या फंक्शन। तो सबसे पहला कार्य है इसका कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन के समय तारक काय जो है शुक्र जनन के समय शुक्राणु की पूंछ का उद्गम स्थल है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का टेल भाग जो है इससे बनता है। देन दूसरा है कोशिका विभाजन के समय। तर्कु तंतु बनाने में सहायक है। तारक काय के द्वारा ही यानी सेंट्रोसोम के द्वारा ही तर्कु तंतु का निर्माण जो है तारक काय के द्वारा होता है, जो कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम को जोड़ने का, क्रोमोसोम को ध्रुवों से जोड़ने का काम करते हैं। तीसरा काम है इसमें कि ये पक्षमाभिका तथा कशाभिका यानी फ्लैजिला तथा सीलिया का निर्माण व कशाभिका का निर्माण पक्षमाभिका तथा कशाभिका का निर्माण करने में सहायक होते हैं, क्योंकि इसकी भी संरचना जो है इनके समान ही, सेंट्रोसोम के समान ही फ्लैजिला तथा सीलियाज की संरचना भी जो है वो सेंट्रोसोम के समान ही होती है। अतः इसका आधार या उद्गम जो है कशाभिका और फ्लैजिला का उद्गम जो है तारक काय के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिज में सेंट्रोसोम जिसमें जो है जिसकी संरचना बैलगाड़ी के व्हील के समान है और यह स्पर्मेटोजेनेसिस में सहायक है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु बनाने में सहायक है के निर्माण तथा फ्लैजिला और सीलिया के निर्माण में सहायक है। देन नेक्स्ट अपन देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो है यह भी कोशिका में पाया जाने वाला झिल्ली रहित संरचना है, जो कि गोलाकार प्रोटीन आरएनए से निर्मित संरचना है, जिसे हम जो है सभी यूकैरियोटिक्स में और प्रोकैरियोटिक्स में भी देखते हैं। यूकैरियोटिक में इसका उद्गम जो है अंतःप्रदवी जालिका या गोल्जिका, अंतःप्रदवी जालिका यानी ईआर, गोल्जिका यानी जीबी, यानी गोल्जी बॉडी और रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं वो राइबोसोम यहाँ पर पाया जाता है, यानी अंतःप्रदवी जालिका और गोल्जिका से इसका निर्माण होता है यूकैरियोटिक्स में। तथा इसके अलावा यह कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में तथा हरित लवक में भी पाई जाती है। यानी कि इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया,
लवक, कोशिका द्रव्य, व केंद्रक में पाई जाती है। डीएनए आरएनए में भी पाई जाती है तथा ये डीएनए आरएनए बनाने में भी सहायक संरचना है। इसका व्यास 150 से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम व्यास, इसका व्यास 250 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम से 250 होता है। ये किसमें है? ये पहले ये सभी यूकैरियोटिक्स में, सभी यूकैरियोटिक्स में अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका या इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक आदि में पाई जाती है। और यह 150 से 250 एंगस्ट्रॉम का इसका व्यास होता है। इसकी जो खोज है वो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने की थी, लेकिन इसकी जो सजीव कोशिकाओं में इसकी खोज जो है वो पैलाडे ने की थी। सजीव कोशिका में पैलाडे ने खोज की। तथा ये तो है यूकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जो बहुत ही छोटे, उसकी उप इकाई अलग प्रकार की होती है। तो इन्हें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के अंदर देखने के आधार पर, अवसाद गुणांक के आधार पर जो है दो प्रकार के आधार पर पहला है 70S प्रकार के और दूसरा है 80S प्रकार के। ये दोनों दो उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें 30S व 50S और इसमें 40S व 60S प्रकार की उप इकाई। यानी अवसाद गुणांक के आधार पर राइबोसोम को दो भागों में विभक्त किया है 70S प्रकार का। इसमें दो प्रकार की उप इकाइयाँ होती है, 30S और 50S प्रकार की। और दूसरे प्रकार का है 80S प्रकार का, जिसमें 40 और 60X प्रकार की उप इकाइयाँ होती हैं। यह सामान्यतः प्रोकैरियोटिक्स में और ये सभी यूकैरियोटिक्स में यह पाया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण में यह मदद करता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस
यानी प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का इसका मुख्य कार्य है जो यह मैग्नीशियम आयन की सांद्रता मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता के साथ जुड़ता है या विघटित होता है। अगर राइबोसोम जुड़ता है पॉलीसोम बनाते हैं, यानी पॉलीसोम यानी ये बहुलीकरण के द्वारा, किस क्रिया से हो रहा है ये बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन के दौरान राइबोसोम जो है जुड़कर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से जुड़ करके पॉलीसोम का निर्माण करते हैं और ये पॉलीसोम के साथ मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। यानी राइबोसोम जो है यह प्रोटीन डीएनए आरएनए बना करके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से राइबोसोम की जो है वो संरचना अपन देखेंगे, डायग्राम के द्वारा इसकी संरचना और देखेंगे कि इसकी किस तरह से 2 उप इकाइयां हैं। ये 2 उप इकाइयाँ, एक ये और एक ये दोनों उप इकाइयाँ हैं। तो ये बड़ी और ये छोटी उप इकाई, यानी ये लार्ज पार्ट है और ये शॉर्ट वाला पार्ट है। यानी जैसे ये 80S प्रकार का राइबोसोम है तो यह 40S और ये 60S वाला पार्ट है। तो इस प्रकार से ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, 40S और 60S से मिलकर बना राइबोसोम जो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट पार्ट और एक लॉन्ग पार्ट दोनों से मिल करके एक राइबोसोम का निर्माण होता है और राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण का है, जो कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन कोशिका के अदर पार्ट्स के, कोशिकांग के अदर पार्ट्स के बारे में देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।